हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो तक हमने आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सब देख लिया है। चलो अब आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु प्रतिरूप करें, मतलब जो एटॉमिक मॉडल आपके जो जो दिए हुए हैं वो सब देखने वाले हैं। देखो, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनकी एग्जैक्ट लोकेशन, स्थिति कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, इस बात को जानने के लिए हम क्या करेंगे, परमाणु प्रतिरूप या एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम कि सबसे इंपॉर्टेंट की जो परमाणु की संरचना है उसको समझने के लिए क्या किया गया, एटॉमिक मॉडल या परमाणु प्रतिरूप दिए गए। तो ये बात हो जाएगी। और सबसे पहला जो परमाणु मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया, जे थॉमसन के द्वारा। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया, जे थॉमसन के द्वारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैं वन बाय वन आपको नोट करवाता चलता हूँ। आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, साथ साथ लिखते चलो। चलो देखो, आज क्या स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल, परमाणु प्रतिरूप, ठीक है, हिंदी में परमाणु प्रतिरूप बोलते हैं। आगे देखो, पहला परमाणु मॉडल किसने दिया, फर्स्ट, एकदम साफ दिख रहा है ना, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन, यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। पहला परमाणु प्रतिरूप मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप लोगों को ये वैसे भी याद है ना। देखो, इसके बाद में जैसे जे थॉमसन ने दे दिया, आगे जैसे चलते गए तो रदरफोर्ड का आ जाएगा, इसके बाद बोहर का आ जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सोमरफील्ड के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया वो आ जाएगा। तो हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। चलो देखो, थॉमसन ने क्या बताया था कि जैसे कि आपने पढ़ा भी है बच्चों पहले भी, कि आपने वाटरमेलन देखा है ना, तरबूज देखा था। उसके अंदर क्या था, जो सॉरी, तरबूज के अंदर जैसे पूरा रेड वाला पार्ट है वो तो उसने क्या बोल दिया था, एटम बोल दिया था। और जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं बिखरे हुए, उनको क्या बोल दिया था, इलेक्ट्रॉन बोल दिया था। तो ये सब बातें आपने पढ़ी है, उनको वन बाय वन में आपको नोट करवा देता हूँ ना। चलो देखो, लिखो, इसी मॉडल का दूसरा नाम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो थॉमसन द्वारा क्या है, यहाँ पे हेडिंग क्या लिख देंगे हम, थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ध्यान इधर रहना चाहिए। देखो, आप बोर्ड की एग्जाम में थे तब तो आपको वन बाय वन लाइन टू लाइन लिखनी होती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको समझना है और समझ के नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं अभी आपको लिखाऊं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल कब दिया गया है, किसने दिया, मतलब ये किसने दिया तो होगा नहीं, लेकिन कब दिया गया। तो आप शुरुआत में क्या लिखते थे क्लास में कि परमाणु का मॉडल जे थॉमसन ने इस वर्ष दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, थॉमसन लिखा, उसके बाद में जैसे ईयर है वो लिख देंगे डायरेक्ट। चलो देखो, तो इसी मॉडल का दूसरा नाम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। देखो, हिंदी में भी यही नाम बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। देखो, इसका मतलब क्या हो गया, प्लम क्या होता है पता हो तो बताना, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल। और उसके बाद में नेक्स्ट नाम दिया गया रेजिन पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया गया, रेजिन पुडिंग मॉडल। देखो, हिंदी में लिख दो तो इंग्लिश में लिख दो, एक ही बात है ना, मॉडल। अगला जैसे आपने पढ़ाई है, एक कौन सा हो गया, अपने तरबूज वाला था ना, तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। तो अगला हो गया तरबूज मॉडल। अब देखो, ये मॉडल ऐसे लिख दो या कैसे लिख दो। तो तरबूज को इंग्लिश में क्या बोलते हो, वाटरमेलन, वाटरमेलन ही बोलते हो ना। तो ये हो गया आपने। अब देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है, सब में सेम ही बात है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो प्लम पुडिंग होता है ये क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, है यार किसी को? देखो, प्लम पुडिंग जैसे मैं आपको बता दूं, समझा दूं, आपने जैसे सॉफ्टी खाई है या कोन वगैरह खाया है कभी, सेम वैसा कुछ होता है। देखो, कप केक जैसी लाइक जस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। देखो, एक बात बताएं, जैसे आपने सॉफ्टी खाई है ना, खाते हैं ना कौन, तो उसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला जहाँ पे क्रीम वगैरह होती है, और उसके बीच में जैसे किशमिश हो गई, ये सब रहता है ना, और बाकी पार्ट हो गया जैसे क्रीम वाला हो गया। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिखरे हुए होते हैं ना इसके अंदर, है ना। तो जो ड्राई फ्रूट्स बिखरे हुए हैं, इसको तो नाम दे दिया था इसने इलेक्ट्रॉन। क्या दे दिया था, इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लम। बाकी जो रेड वाला पार्ट या क्रीम वाला पार्ट है, उसको क्या बोल दिया था,
पुडिंग। बाकी जो सारा पार्ट है उसको क्या बोल दिया था, पुडिंग। और भी सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगा आपको। जैसे आपने तरबूज देखा है, तरबूज, तो उसके अंदर एक तो रेड पार्ट होता है ना, और बाकी सब जगह बीज जैसे क्या होते हैं उसके अंदर बिखरे हुए होते हैं। तो जो बाकी रेड वाला पार्ट है ना पूरा का पूरा, उसको तो क्या बोल दिया था उसने, एटम। और ये जो बिखरे हुए बीज हैं, सीड्स हैं, इनको क्या नाम दे दिया था, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आएगी इसके अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। जो थॉमसन है उसके अकॉर्डिंग टू थॉमसन कि जो परमाणु है एक धनावेशित गोला है, मतलब जो पूरा पार्ट है ना रेड वाला, वो तो क्या है, धनावेशित गोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। धनावेशित गोला मतलब पॉजिटिव स्पीशीज है ना, धनावेशित गोला, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसके अंदर हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि जो थॉमसन है उसके अनुसार परमाणु एक क्या है, धनावेशित गोला है, जिसमें ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बिखरे हुए हैं, ये एक समान रूप से उसमें वितरित रहते हैं, मतलब बिखरे हुए रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। तो जैसे इसमें तो हो गया तरबूज वाले में। अब पुडिंग वाले में क्या बोल देंगे हम, प्लम पुडिंग या फिर रेजिंग वाले में, कि उसी प्रकार जैसे पुडिंग है उसमें प्लम है, वो क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है। पुडिंग के अंदर क्या होता है, प्लम जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के दाने थे, ये बिखरे हुए रहते हैं ना बीच में, सेम उसी में पुडिंग के अंदर क्या होता है, प्लम जैसे बिखरे हुए रहते हैं, या फिर इसके अंदर बीज क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। यही बात इसने बताई है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल से आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, है ना। मतलब ये माइनस क्या होता है, इसमें बिखरा हुआ होता है, बाकी जो पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, एक मतलब पॉजिटिव स्पीशीज होती है, धनावेशित गोला होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें सीधा सा मतलब यही निकलता है, जितना माइनस होता है ना उतना का उतना क्या होता है, इसमें प्लस होता है। मतलब ये धनावेशित रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो क्या बोल सकते हैं, एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ये विद्युत रूप से क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझ में आई बात। चलो देखो आगे चलते हैं। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये तरबूज वाला ये तो आपके समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन आपसे यही करेगा कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कौन से हैं। तो तरबूज वाले में क्या है, जो बीज है, सीड्स है, उनको तो एज ए इलेक्ट्रॉन माना है, और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है उसको परमाणु माना है या धनावेशित गोला माना है, एटम को। ठीक है, ये बात पूछेगा। और इसमें पूछेगा प्लम पुडिंग क्या है, तो प्लम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, एज ए इलेक्ट्रॉन है। ऐसे रेजिंग मतलब किशमिश क्या होती है, वो भी बिखरी हुई रहती है, तो ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन होगी। और पुडिंग आपको मैंने बता दिया, जैसे इसके अंदर कप केप जैसा है ना ये स्ट्रक्चर, इसमें पूरा केप है, कप केप, वो क्या हो गया, पुडिंग हो गया। उसके अंदर क्या होते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो बिखरे हुए रहते हैं, तो हो जाएंगे पुडिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें देखो कमी क्या थी इस मॉडल की। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई ना, एकदम सीधा सा सिंपल सा है। और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखो इतना सब कुछ तो बता दिया, ये बात सही भी थी इनकी कि ये विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है, ये बात सही थी। लेकिन फिर भी ये फेल्ड हो गया इनका मॉडल। अब बताता हूँ क्यों हो गया फेल्ड। देखो थॉमसन थे ना, ये जो एटम है उसका स्थायित्व है उसको नहीं समझा पाए, उसकी स्टेबिलिटी है उसके बारे में नहीं बता पाए, इसलिए क्या रहा, असफल। तो ये यह मॉडल किसको एक्सप्लेन नहीं करता, स्टेबिलिटी। देखो शॉर्टकट में बनाओगे ऐसे याद रहेगा, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए क्या हो गया, फेल्ड। फेल्ड हो गया, असफल हो गया। तो असफल होने का कारण क्या था, असफल, क्योंकि ये स्टेबिलिटी है एटम की, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये जब एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उसके बाद में क्या है, रेदरफोर्ड है। तो रेदरफोर्ड ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। आगे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था बताना, आप याद हो तो। देखो रेदरफोर्ड का मॉडल आया ना, उससे पहले रेदरफोर्ड और उसके जो सहायक असिस्टेंट या फिर ऐसे बोल सकते हो शिष्य, उन्होंने क्या किया था, जो आपने स्वर्ण पत्र प्रयोग मतलब गोल्ड फॉइल वाला प्रयोग पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट वो किया था। उसमें क्या था, देखो आपको बात सुननी है, समझनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। तो रेदरफोर्ड और उसके जो शिष्य थे, कौन कौन, गीगर व मार्शडेन, उन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग किया था गोल्ड फॉइल वाला, स्वर्ण पत्र वाला। कौन सा, स्वर्ण पत्र वाला, जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेडिंग डालो यहाँ पे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, रेदरफोर्ड द्वारा स्वर्ण पत्र प्रयोग, रेदरफोर्ड द्वारा स्वर्ण पत्र प्रयोग। देखो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मतलब एक सोने की पतली सी पन्नी ली थी, है ना, बहुत ही थिन थी, पतली थी। इसी का दूसरा नाम क्या है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो इसके अंदर क्या हुआ था और किया किसने था, चलो उसका भी नाम लिख देते हैं, डिस्कवर्ड बाय या फिर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, देखो रदरफोर्ड के सानिध्य में किया गया था, मतलब रदरफोर्ड इनका क्या था, गुरु था। तो इसके अंतर्गत ये प्रयोग किया गया था। रदरफोर्ड व इसके शिष्य कौन कौन, गिगर व मार्सडेन। कौन है, गिगर व मार्सडेन। तो देखो इनका नाम भी याद रखना, गिगर व मार्सडेन। ठीक है, ये रहा है गिगर। देखो इन्होंने किया क्या था, आपको मैं बता देता हूँ, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो छोटा सा। इन्होंने छोटा सा काम किया, छोटा सा क्या काम किया, एक लिया जैसे कोई गोल्ड है, उसकी पतली पन्नी ले ली और उसके ऊपर क्या कर दिया, ऐसे पहले तो ZNS का लेप कर दिया। ठीक है, आपको सिर्फ प्रयोग पे ध्यान देना है, बात याद रखनी, सीधी सी बात है। ZNS का मतलब क्या होता है, जिंक सल्फाइड, न कि सल्फेट। क्या है ये, जिंक सल्फेट, याद रखना ये बात। क्या है, जिंक सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है। सल्फेट क्या होता है, SO4-2, लेकिन ये सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड, याद रखना इस बात को। इससे क्या किया इन्होंने, चारों तरफ इसका लेप कर दिया। इस लेप करने से क्या हो गया बच्चों, जब भी इस पे कुछ आके टकराता है तो यहाँ पे चमक उत्पन्न होती है, मतलब चमकता है ये, है ना, पड़का पड़ता है, जैसे बोलते हो ना मारवाड़ी में। तो क्या है, पलका पड़ना, है ना। तो डायरेक्ट क्या होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ टकराएगा और इधर क्या रखा, अल्फा पार्टिकल रखा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का जो नाभिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेड बॉक्स लिया, उसके अंदर हमने रख दिया अल्फा कण। क्या रख दिया, अल्फा कण, मतलब हीलियम के नाभिक। और हीलियम के नाभिक में कितने होते हैं अल्फा कण, मतलब पार्टिकल कितने होते हैं, न्यूट्रॉन 2 होते हैं, वो भी बात करेंगे आगे। तो जब इनको यहाँ पे टकराया गया तो देखो कुछ इधर गए कुछ इधर गए, ऐसे जा जाके टकराए। लेकिन एक पार्टिकल ऐसा भी था जो आगे बढ़ेंगे ना, वापस उसी दिशा में आ गया टकरा के। सीधी सी बात ये है कि इसमें आपको एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपने ये यहाँ पे पॉलिश की है, ये किसकी की है, ZNS की है। क्यों की है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब भी कुछ टकराता है तो यहाँ पे चमक उत्पन्न होती है ना, उसकी वजह से हमें पता लग जाता है, इस लेयर की वजह से। सीधी सी बात यही पूछेगा। यहाँ पे आपने क्या लिया है, ये अल्फा कण का सोर्स है ना, क्या है, अल्फा कण का स्रोत है, सोर्स है, मतलब अल्फा सोर्स है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपकी, हल्की हल्की। आगे मैं देखो आपको बता देता हूँ, ये जिंक सल्फाइड है और ये सोने की पन्नी है, मतलब गोल्ड फॉइल है ना, हल्की सी पतली सी है गोल्ड फॉइल। अब आपके दिमाग में क्यों आ रहे होंगे कि ये गोल्ड की फॉइल ही क्यों ली, कुछ और भी ले सकते थे। इन सबका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। स्वर्ण पत्र हो गया है ना। अब देखो इसके बारे में आप नाम कहानी सुनो पहले। रदरफोर्ड था और उसके साथी थे, उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली सी पन्नी ली, क्या ली, स्वर्ण पत्र लिया, और उस पर क्या किया, अल्फा कणों का मतलब टकराव किया या बौछार की। क्या की, बौछार किया। बौछार को दूसरा क्या बोल सकते हो, बॉम्बार्डिंग की। क्या की, बॉम्बार्डिंग इंग्लिश में। तो क्या होता है, इधर चमक उत्पन्न होती है, तो पता चल जाता है कि यहाँ कुछ आके टकराया है। लेकिन देखो एक बार ऐसा भी होता है कि यहाँ टकरा के वापस कुछ उसी दिशा में चला जाता है, उसी के आधार पर उसने कुछ ना कुछ बताया था रदरफोर्ड ने, उसी की हम बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूंगा आपको, 2-3 यहीं पे। ये जो स्वर्ण पत्रिका थी, मतलब ये जो आपकी गोल्ड की लेयर थी, इसकी मोटाई कितनी थी, कितनी मोटाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100 नैनोमीटर। कितनी थी बच्चों, 100 नैनोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, बहुत ही पतली थी। ठीक है, इसी वजह से इसको लिया था। बाकी कोई भी मेटल ले लो आप, वो इतना पतला नहीं हो सकता, पीट पीट के उसको इस तरह से नहीं किया जा सकता, इसकी चदर इतनी पतली नहीं बनती। तो सबसे पतली चदर किसकी बना सकते हैं हम, गोल्ड की बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आघात वर्ध्यता सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से लिया था। एक क्वेश्चन का आंसर आपके आ गया होगा ना। उसके बाद में दूसरी बात करें तो इसके अंदर जो सर्वत आघात वर्ध्यता तो पाई जाती है। एक बात और आता है कि जैसे 1 ग्राम या 10 ग्राम सोने का जो 1 ग्राम सोना होता है, उसको हम पीट पीट के बढ़ा के 1 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ सुना था ना। तो इसकी तन्यता भी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आघात वर्ध्यता काम में आ रही है। तो रदरफोर्ड और उसके जो असिस्टेंट थे, उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल लिया और उससे जो ZNS की लेयर करके गोल्ड की फॉइल थी, उस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बॉम्बार्डिंग की। ठीक है, यहाँ तक हमने बात समझ ली। अब आगे चले, आगे देखो इतना कुछ करने के बाद में क्या हुआ, ये जो अल्फा कण है, इनमें मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अल्फा कण होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा कण। ये क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हीलियम के नाभिक। और आपको पता है हीलियम का नाभिक होता है, उसमें ये क्या होता है, 2He4 होता है ना।
तो इसके अंदर नाभिक के अंदर क्या क्या होता है, किसका नाभिक है, ये हीलियम का नाभिक है। और इसके अंदर क्या होता है, द्विधनावेशित कण है। कौन सा है, द्विधनावेशित कण, यही बात पूछता है इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से हमने इसको लिया था, द्विधनावेशित कण है, मतलब +2 चार्ज पार्टिकल है। सीधी सी बात ये होगी, +2 चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, देखो अल्फा कण जब इसे टकराता है जेड एनर्जी से तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, और उससे हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सी साइड से अल्फा पार्टिकल आके टकराया है। मतलब इसे हमें ये पता चल जाता है दिशा का, किसका पता चल जाता है, दिशा का, मतलब डायरेक्शन का। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्शन का पता लग जाएगा हमें, डायरेक्शन का पता लग जाएगा तो आगे क्या होगा, हमारे इजी रहेगा कि कौन सी साइड से पार्टिकल आया और कौन सी साइड वापस गया है। और यही हमें पता लगाना था कि पार्टिकल किधर से आते हैं किधर से चले जाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो कोई वैसे नहीं है कि आपको नोट्स पूरे मिल ही जाएंगे। हाँ, अब देखो इसके अंदर हुआ ये, तो मैं बता देता हूँ इरेज करके आपको। आपको इतना याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था, रदरफोर्ड और उसके जो सहायक थे, मतलब उसके जो शिष्य थे, कौन कौन, गिगर और मार्श थे। उन्होंने किया, उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली और क्या किया, उस पर जेड एनर्जी का लेप कर दिया, लेप किया उसके चारों तरफ। तो क्या हुआ, जब भी अल्फा पार्टिकल थे उनकी बॉम्बार्डिंग करवाई तो वहां पे चमक उत्पन्न हुई, तो उससे ये पता चल गया कि कौन सी साइड से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि वो देखेगा आगे, एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कैलकुलेशन क्या निकलेगा। तो देखो मैं आपको इजी से समझा देता हूँ। इधर से अल्फा पार्टिकल आए, ठीक है, यहाँ के टकराए और सीधे के सीधे निकल गए, कुछ ज्यादातर क्या हुआ, सीधे निकल गए ऐसे। यहाँ पे क्या होता है, इसका नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये चीज आपको पता है। जैसे ऐसे आए इधर चले गए, कुछ ऐसे आए इधर चले गए, मतलब परिक्षेपित हो गए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इधर उधर निकल गए, आधे इधर आधे उधर। लेकिन ज्यादातर क्या थे, 99% क्या थे, डायरेक्ट निकल गए, सीधे के सीधे निकल गए। और एक पार्टिकल ऐसा था 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा निकला जो जिस साइड में आया उसी साइड में वापस चला गया, मतलब 180 डिग्री पे क्या हुआ, वापस चला गया। बाकी ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, कहाँ निकल गए, सीधे निकल गए। और एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस उसी दिशा में गया जहां से वो आया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये बाकी तो सीधे निकल गए, इनसे तो कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन ये वापस क्यों आया, मतलब जिस साइड से गया था उसी में वापस क्यों आया, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो देखो मैंने आपको बताया नाभिक होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, नहीं होता। न्यूट्रॉन तो क्या होता है, न्यूट्रल, तो इसे हमें कोई मतलब नहीं रहा, कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या चार्ज होता है, प्लस। मतलब इससे ये समझ में आया कि जो नाभिक है उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, प्लस प्रेजेंट है, धनावेश प्रेजेंट है या पॉजिटिव प्रेजेंट है ना। तो और जो हम अल्फा पार्टिकल लिए हमने वो भी क्या है, पॉजिटिवली स्पीसीज है ना। तो इससे मतलब ये होगा कि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो मतलब वापस टकरा के वापस चला जाएगा। अगर अट्रैक्शन होता तो क्या होता है, इधर ही चला जाता, इसके इधर ही चला जाता। लेकिन अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिपल्सन है, तो उसकी वजह से टकरा के वापस गया। तो इसका मतलब हमारे समझ में आ गया कि जो इसका न्यूक्लियस है बीच में सेंटर में, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, धनावेश है। और यही बात इस मॉडल में हमें प्रूव होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं सीधा सीधा आपको बता दूं इसका जो भी ऑब्जर्वेशन निकला है, कैलकुलेशन, कि जो अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। ठीक है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला। क्या होता है बच्चों, खोखला, मतलब खाली होता है ना, स्पेस। और जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, मतलब थोड़े बहुत, वो क्या हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, इधर चले गए इधर चले गए, है ना। तो अपने जो रास्ता था उससे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, विक्षेपित हो गए। क्योंकि क्या होगा, देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी तो है इसके अंदर। तो उससे क्या होगा, कुछ में आकर्षण होगा, कुछ में प्रतिकर्षण होगा, मतलब अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। तो उस वजह से पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे या फिर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये बात भी समझ में आ गई, दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात देखो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो लगभग 20,000 कण थे 20 के, उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था, एक अल्फा कण, कौन सा, एक अल्फा कण, जो वापस आ गया उसी दिशा में, वापस मतलब 180 डिग्री पे वापस आ गया, जिस दिशा में गया उसी में वापस आ गया। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रबल प्रतिकर्षण था, मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्सन था, कि उसकी वजह से उसको वापस लौटना पड़ा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो परमाणु है उसका संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र या न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, देखो ऐसे शॉर्टकट में लिखोगे, परमाणु है इसका धनावेश हो गया, वो कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में या केंद्र में, किसमें, संपूर्ण धनावेश, यहाँ पे क्या है, संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा धनावेश, कहां पे, केंद्र में, न्यूक्लियस में, किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, नाभिक में। दूसरी बात ऐसे बोल सकते हो, केंद्र को तो नाभिक बोलते हो ना, केंद्र, ठीक है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई कि जो परमाणु है उसका संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में या नाभिक अर्थात न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा जो नाभिक है उसकी खोज है वो किसने की थी, बताओ, रदरफोर्ड ने की थी ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। आज आपकी बात समझ में आ गई होगी ना। और किस प्रयोग से की, अल्फा परकिनन प्रयोग से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो नाभिक की खोज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही आ जाता है, नाभिक की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की, नाभिक की, ठीक है। तो अब देखो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, नाभिक की खोज कर ली तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो पढ़ लेंगे। और परमाणु मॉडल है जो इसका रदरफोर्ड का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। आगे बात समझ में। तो आगे अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हेडिंग डालो, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड। देखो ये तो अब आपको पता चल गया होगा धीरे धीरे ना, एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड, एफओआरडी सॉरी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की खोज की, किसकी, नाभिक की मतलब न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की खोज की। तो अब इसको क्या बोल देंगे, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। आगे बात समझ में। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, क्योंकि इसी ने क्या की थी, नाभिक की खोज की थी। कोई मुझे बताएगा इसकी रेडियस कितनी होती है, त्रिज्या कितनी होती है, और परमाणु का आकार कितना होता है, याद है किसी को, याद है तो कमेंट करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट बात। जो रदरफोर्ड है इसने क्या किया, ये बता दिया कि जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश है, होल पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके नाभिक में उपस्थित होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। और एक चीज और बताइए, इसके चारों ओर जो वर्ताकार पथ है, चारों ओर क्या है, ये वर्ताकार पथ है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। वर्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बता दी थी, रदरफोर्ड ने बताई थी। देखो यही इंपॉर्टेंट बात है, क्या बताया इसने कि वर्ताकार पथ है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे देखो एरो लगा लगा के लिखा करो, ये वर्ताकार पथ हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर मतलब गोल गोल राउंड में घूमते हैं। अब देखो आप छोटी क्लास में क्या करते थे सॉरी, कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पे अपने को लिखना थोड़ी है एग्जाम में, यहाँ पे तो डायरेक्ट टिक लगाना ऑप्शन आएंगे, तो सीधा तरीके से लिखो ना कि वर्ताकार पथ होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बस बात खत्म। ये बात किसने बताई, रदरफोर्ड ने बताई। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। क्यों, क्योंकि इसने नाभिक की खोज की थी, और संपूर्ण धनावेश वो किसमें होता है, नाभिक में होता है। देखो कितना इजी है ना। तो ऐसे आप एकदम सिंपल से बना सकते हो, बनाना चाहो तो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और दूसरी बात क्या क्या कही रदरफोर्ड ने, कि जो अपना परमाणु है, इसका जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसकी तुलना किससे की थी, देखो मैं लिख देता हूँ, ब्रह्मांड है ना उससे की थी। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना किससे की, जो ब्रह्मांड है, क्या है, ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो सौर मंडल है ना, उसमें उपस्थित जो भी कण है, ग्रह है, सूर्य है, जैसे वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह क्या बोला, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता है। तो क्या बोल दोगे, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल में उपस्थित ग्रह जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो किससे की, सौर मंडल। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखोगे, सौर मंडल हो गया, ऐसे लिख दोगे, पूरी बात वैसे थोड़ी लिखोगे। सौर मंडल के बाद में उसमें क्या होता है, सूर्य हो गया है ना, सूर्य के चारों ओर जैसे चक्कर लगाते हैं ग्रह, सूर्य के सौर मंडल में हो गए ग्रह, और ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के।
उसी तरह इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगाते हैं, नाभिक के। इलेक्ट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगाते हैं, नाभिक मतलब न्यूक्लियस के। ये बात कितनी सिंपल हो गई, याद रह जाएगी। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है क्या होती है, त्रिज्या वो कितनी होती है, और जो नाभिक है वो कितना होता है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो परमाणु है उसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में काम में आएगी जब आप न्यूमेरिकल करोगे। परमाणु की त्रिज्या किसने बता दी, रदरफोर्ड ने। और कितने बता दी, 10⁻10 मीटर की कोटि, मीटर की कोटि। अब देखो कोटि का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल दूंगी 5 × 10⁻10, ऐसे ही बोल दूं 8 × 10⁻10 मीटर। अब ये जो 5 और 10 ये लगा रहा हूं ना, ये जो मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे, ये इसके ही होंगे कोटि। इसको बोलते हैं 5 8 कुछ भी हो, लेकिन इसके जो लास्ट में आएगा ना ये आएगा 10⁻10, इसके गुणज में होंगे, तो इसी को बोलते हैं कोटि। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नाभिक की त्रिज्या, नाभिक तो और भी छोटा होता है परमाणु से भी, क्योंकि देखो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, परमाणु होता है उसके अंदर क्या होता है, नाभिक मतलब एटम के अंदर नाभिक होता है। तो नाभिक की त्रिज्या, त्रिज्या को आप रेडियस बोलते हो ना इंग्लिश में, रेडियस क्या बोलते हो, रेडियस मतलब आर से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये 10⁻15 मीटर हो जाएगा। कितना, 10⁻15 मीटर की कोटि। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी कोई बात नहीं है, अगर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया जैसे ये होता है, इसके चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना। यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन आगे गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आती है मैक्सवेल की, उस टाइम पे गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है, उसने बताया कि अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहेंगे तो उनमें एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस होगा तो एक ना एक दिन वो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर काम खत्म है पूरा। तो ये क्या हो गया, इस बात को बता नहीं पाया कौन, रदरफोर्ड। क्योंकि जब मैक्सवेल ने ये बात बता दी कि चक्कर लगाएगा तो सीधी सी बात है एनर्जी लॉस तो होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा काम फिर। तब ये मॉडल क्या हो गया, असफल हो गया। आगे बात समझ में, तो ये सर्पिलाकार गति करेंगे तो सीधी सी बात है एक दिन तो आएंगे केंद्र में, सेंटर में या न्यूक्लियस में, तो ये नाभिक में गिर जाएंगे। और इस बात की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड नहीं कर पाया, इसलिए क्या हो गया, मॉडल फेल हो गया। तो कब फेल हुआ, जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आने के बाद, ऐसे लिख दोगे आप छोटा सा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, मतलब इंग्लिश में क्या बोल दोगे, जो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आने के बाद में क्या हुआ, रदरफोर्ड का जो थ्योरी है वो क्या हो गई, डिस्क्लोज हो गया, फेल्ड हो गई। बात क्या बताई मैंने, क्यों फेल हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाएगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा, तो एक दिन आके वो किस में आ जाएगा, नाभिक में आ जाएगा। और इस बात को बताने में ये असफल रहा, ठीक है, कौन, रदरफोर्ड, तो फेल हो जाता है उनका मॉडल। अब यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ गई ना, तो उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल, क्योंकि वो बताएगा इस चीज को सारे को। और बोहर है वो किस पे काम करता है, हाइड्रोजन है उसके परमाणु के ऊपर काम करता है, हाइड्रोजन के परमाणु पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कल हमारे बोहर, या बोर भी बोल देते हो ना आप, बोर का परमाणु मॉडल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो आपको यहाँ तक समझ में आएगा। मिलते हैं कल जल्दी एक और वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।